देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 4 जून के लिए पिक्चर साफ है कि मोदी जी अपने दम पर सरकार तो नहीं बना पाएंगे इस बार। 272 का जादुई आंकड़ा मोदी जी इस बार अकेले के दम पर छू नहीं सकते। 272 से कितनी दूरी पर मोदी का रथ थमेगा, इस पर सारा खेल निर्भर कर रहा है। इस पर मोदी शाह की राजनीतिक सफर आगे कैसा रहेगा, यह भी तय होगा। और यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि मोदी के लिए चुनौती सिर्फ जनता, सिर्फ विपक्ष नहीं है। मोदी के लिए चुनौती मोदी के अपने हैं। चुनाव इस बार बहुत शांत है। पता ही नहीं चल रहा कि देश में चुनाव हो रहा है। इस शांत चुनाव के गहराई में कितना अंडर करंट है, और वो अंडर करंट क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, इसका खुलासा आज इस एपिसोड में होगा। अशोक वानखेड़े इस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान लगा करके आखिर तक देखिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले सीधा अशोक वानखेड़े का रुख करती हूँ। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी ने 6th फेज में यह कह दिया कि अब मंगलसूत्र जो है वो मुजरा तक पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी जो है अपने वोट बैंक के आगे मुजरा करती हुई नजर आ रही है, और चुनाव आयोग ये हिंदू मुसलमान या नरेंद्र मोदी के भाषण, टीका टिप्पणी पर पूरी तरह से खामोश चुप नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की अपारदर्शिता पर या चुनाव जो है वो जिस तरह से अपारदर्शी तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहला सवाल यह है कि छठे चरण को लेकर के आपके पास अभी आंकड़े क्या है? जिन 57 सीटों पर वोटिंग हुई है उस पर कौन आगे है, कौन पीछे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे ले लेंगे पहले। देखिए अदिति जी, हमने छठे चरण पे पहले एक बार विश्लेषण किया क्या हो सकता है। एंड बाय एंड लार्ज जो हमने सोचा था, जो हम देख रहे थे, जो रिपोर्ट्स हमारे पास थी, उसी हिसाब से मतदान हो रहा है। मुझे उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि 2 दिन में कोई ऐसा अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ये जो स्लाइडिंग ट्रेंड जो है बीजेपी का, जो पहले चरण से शुरू हुआ और वो लगातार दूसरे चरण और तीसरे चरण में लगातार नीचे आ रहा। एक चरण थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन फिर वो भी नीचे आ गया। अब ये भी ट्रेंड कुछ सुधरता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ प्रयास किया जा रहा है ये बताने के लिए कि संघ और बीजेपी में कोई मनमुटाव नहीं है, ये इधर उधर मीटिंगें हो रही है, लेकिन वो सब जानते हैं कि क्या है। कुल मिलाकर बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन, देखिए इसका नापने का एक बैरोमीटर है प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य। जितना प्रधानमंत्री का वक्तव्य बिलो द बेल्ट जाएगा, जितना उस वक्तव्य में छिछोरापन ज्यादा चलता जाएगा, आप समझ लीजिएगा कि उनके हाथ से बाजी जाने की हताशा पूर्ण रूप से छाई है। यदि प्रधानमंत्री जी कोई बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात करते, अपना एजेंडे की बात करते, तो लगता कि नहीं, शायद छठे फ्रेज में कुछ इंप्रूव किया है उन्होंने। लेकिन आज तो उन्होंने मंगलसूत्र से मतलब मंगलसूत्र की बात करते करते वो मुजरे पे उतर आए। उन्होंने कहा कि एक वोट बैंक, खास एक मतलब खास मुस्लिम समाज को लेके ही इन वोट बैंक के लिए बात करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी मुजरा करती है उनके सामने। अब प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, और इतना बिलो द बेल्ट यदि वो आ गया है, ये तो चलो ठीक है, कुछ गांव खेड़े में कोई अपने आपस में लोग बोल देते हैं, जो है, हाँ, समझ लेते। प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द आ भी नहीं देता, लेकिन क्या करेंगे, आखिर इंसान वो भी है। वो अपने आप को दैवी पुरुष कहते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं हूँ, सीधा ऊपर से अवतार लिया, ये भले ही वो कहते होंगे, लेकिन इंसानियत का एक तो पुट उसमें दिखता है कि वो हार झेल नहीं पाते, वो अपनी पराजय झेल नहीं पाते, वो रिजेक्शन झेल नहीं पाते। और जब ये चीजें वो झेल नहीं पाते, तो वो स्वयं अझेल हो गए हैं। अब जनता उनको झेल नहीं पा रही है ऐसे वक्तव्यों से। अब बीजेपी का जो लॉयल कैडर है वो भी हंसता है कि मंगलसूत्र उठा के ले जाएगा, भैंस खोल के लेके जाएगा, कि आपके घर में घुस जाएगा, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये आप भारत के मतदाताओं को क्यों बता रहे हो? क्या पाकिस्तान वोट करने आ रहा है? क्या है मतलब?
इसलिए कि किसी मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद तो दसों लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुरंत बोल देना चाहिए कि भाई पाकिस्तान तो चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सवाल ये सारा नरेशन क्यों बिल्टअप करते हैं? भारत की राजनीति में जब भी चुनाव हो पाकिस्तान आना जरूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको उसी की आड़ लेनी है, उसी की आड़ लेके आप लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं। उपलब्धियों के नाम पे क्या है आपके पास? सवाल वो है। वानखेड़े जी, अभी छठे चरण का मतदान भी हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान बचा हुआ है। 6 चरण निकल चुका है। पिक्चर कितना क्लियर है, कितना साफ है 4 जून के लिए? क्योंकि आखिरकार नतीजे को ही देखा जाएगा। 4 जून में एक बात तो क्लियर है अदिति, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी होगा, इसमें दो मत नहीं है। उसके बाद कांग्रेस होगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के एट पार होगा ये मैं मानता नहीं। कांग्रेस इंप्रूव करेगा, लेकिन बीजेपी को छूने में उनको बहुत टाइम लगेगा। कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन में अलायंस अच्छे हैं, कोई भी कमजोर नहीं है, सब ताकतवर है। एनडीए के पास अलायंस ही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया तो कोई अभी मुझे एक अलायंस, और नया नया जुड़ा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, ये दो छोड़े तो मुझे कोई बड़ा दिखता नहीं है। और इन दोनों की औकात, इन दोनों पार्टियों की औकात 15 से ज्यादा सीटें लाने का नहीं है। और ये साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका भी गारंटी नहीं है। तो एनडीए गठबंधन में जो कुछ भी है भाजपा है। भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ले रही है, ये सच है, लेकिन पूर्ण बहुमत से कितना दूर रहती है ये बहुत देखने के मायने हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 272 क्रॉस ना कर पाए, लेकिन आसपास तो नहीं बीजेपी नहीं नहीं, पहुंचेगी। बाहर 272 नहीं क्रॉस कर पा रही है, लेकिन 272 के किसने नजदीक पहुंचती है। कि 230 भी 230 है या 272, 220 है या 250 230, है, वो डिपेंड भाई करेगा। 260 हो गई, मैनेजेबल है। 240 हो गए, फिर थोड़ा सा तकलीफ है। 230 हो गए, फिर तकलीफ है। और जब आप अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना रहे तो फिर आप एनडीए पार्टनर के वजह से सरकार में है। तो क्या ऐसी मिली जुली सरकार चलाने के मोदी जी आदी है? मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री पद की और सीधा प्रधानमंत्री पद की, दो ही पद उन्होंने अभी तक भोगे हैं। दोनों पदों पे उन्होंने कभी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट देखी नहीं। गुजरात में वो लगातार मेजोरिटी में थे, और वही हाल केंद्र दिल्ली में हो गया। दिल्ली में भी आए तो पहली बार 277 थे, उसके बाद जो आए तो 300 पार हो गए। तो उन्होंने एनडीए को ऑब्लाइज किया, लेकिन अपने टर्म्स पे। मैं आपको ये दे रहा हूं, आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो आप अपने घर जाइए, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी। लेकिन यहां पे क्या वो तय कर पाएंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, रेलवे मंत्री कौन होगा? और रेलवे मंत्रालय अपने हिसाब से चला पाएंगे, या जिस अलायंस को दिया वो चलाएगा अपने हिसाब से? वो बोलेगा मेरी भी राजनीतिक पार्टी है, मेरा भी राजनीतिक एजेंडा है, मुझे भी फंड लगते हैं चुनाव के लिए, मैं अपना खेल करूंगा, आपके लिए पूरा देश पड़ा हुआ है, ये मंत्रालय तो मेरा है। क्या मोदी जी इसके आदी है? फिर जब ये स्थिति आ जाएगी कि जब आप सत्ता अपने बलबूते पे नहीं बना रहे और शॉर्ट ऑफ द मेजोरिटी, ऐसे में बीजेपी के अंदरून में अंदर में भी क्या आवाजें उठेगी? जैसे वानखेड़े जी, कल आपने कहा था कि एक नया एनडीए बनेगा। उस नए एनडीए के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि नेता कौन होगा, एनडीए का प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा। इस पे यदि राजनाथ हुआ तो शरद पवार हो गए, शिवसेना हो गई, ये दूरी बनाए रखेंगे।
क्योंकि राजनाथ जी का वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। राजनाथ जी फिर सत्ता में आने के बाद फिर वही उन्हीं के हाथ का मोहरा बन सकते हैं। राजनाथ जी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और फिर गृह मंत्री बनाएंगे अमित शाह को, तो अमित शाह क्या आधे अधूरी गृह मंत्री बनेंगे? वो तो अपने औकात से बनेंगे, पूरा गृह मंत्रालय संभालेंगे। फिर एजेंसियों का क्या होगा? योगी आदित्यनाथ आएंगे तो उनकी इतने कड़वे हिंदुत्व के साथ कौन रहेगा? महाराष्ट्र में मुसलमानों ने भी इस बार दबा के वोट दिया है शिवसेना और एनसीपी को, वो देखिए। तो आपको ये देखना होगा ऐसा उम्मीदवार जो नए एनडीए का गठन करे, जिसके लिए बाकी लोग आए, साथ दे, कुनबा बढ़े। कहीं ना कहीं संघ का भी हाथ हो, संघ भी चाहता हो, संघ के तरफ से भी एंडोर्समेंट हो। वानखेड़े जी, उस हिसाब से देखा जाएगा तो अभी इंडिया के लिए भी बहुत कठिन समय है। इंडिया को भी 1-2 दिन में तय करना है कि कौन पीएम कैंडिडेट होंगे, कौन पीएम उम्मीदवार होंगे, तो वो मुझे चयन लगता भी है कहीं ना कहीं जी। नहीं, उसके लिए देखिए जनरली जब भी ऐसे गठबंधन हुए हैं, ये पोस्ट पोल ही नाम इमर्ज हुआ है। नहीं, जयराम रमेश का कल बयान आया था कि हम 1-2 दिन में डिक्लेयर करेंगे कि पीएम उम्मीदवार इंडिया की तरफ से कौन होंगे। जयराम रमेश ने तो कई बयान दिए हैं ऐसे। जयराम रमेश को तो मैं डिस्काउंट करता हूं, मैं तो उनको बीजेपी का स्लीपर सेल मानता हूं कांग्रेस में। ये बात हमने खड़गे जी को व्यक्तिगत रूप से मैंने पूछी थी, चलिए 1-to-1 की बात करता हूँ। हमारी बात हो गई थी, कुछ 7-8 पत्रकार थे, उनके साथ खड़गे जी का ब्रेकफास्ट था, तो ये पूछा था, तो क्या प्राइम मिनिस्टर आप बनेंगे? क्या किस आपका प्राइम मिनिस्टर? वो बोला कैसा बनेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब मिलकर तय करेंगी, ऐसा नाम नहीं आएगा। फिर उन्होंने एक मुहावरा केजरीवाल ने बताया। साफ किया इंटरव्यू में कि मैं तो नहीं बन रहा हूं, इतना साफ है। किसने? केजरीवाल केजरीवाल ने ने ना, साफ किया जी। केजरीवाल से लेके ममता से लेके तमाम लोगों ने खड़गे का नाम पहले भी एक बार इंडोर्स किया था, जो खड़गे ने कहा कि अभी नहीं भाई, वो तो तय आएगा। तो खड़गे जी ने एक वहां मुहावरा सुनाया, अदिति जी, बहुत इंटरेस्टिंग मुहावरा था। उन्होंने कहा कि ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। तो किसी ने कहा कि इसके मायने क्या है? वो बोले बकरे जब कटते हैं ईद के लिए, तो 2 बकरे एक लाइन में आपस में लड़ रहे थे कि पिछली बार जब हमारी लड़ाई हुई तो मैंने तुझे जोर से पटका था। वो बोले मैंने टक्कर मारी थी, तू पटक गया था। तो पीछे से एक बुजुर्ग मुझे मतलब एक समझदार बकरे ने कहा कि अरे मियाँ रुको, आपस में लड़ो मत। वो जो खरीदार है वो अब 2 लाइनें छोड़ के अब तीसरी लाइन में घुस रहा है जहां आप खड़े हो। यदि उसने आपको खरीद लिया तो इसी ईद में आप कट जाओगे, तो फिर कहाँ लड़ोगे? और यदि उस खरीदार ने आपको निगलेक्ट किया कि किसी और को लेके जाओगे, तो फिर अगले मुहर्रम तक बात करेंगे। तो इसी रूप से उन्होंने मुहावरा कहा था कि पहले ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले नतीजे तो आने दो। नतीजे नहीं आए और अभी से तुम प्राइम मिनिस्टर, तुम प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर। ये बेसिकली बीजेपी का एक नरेशन है अपोजिशन के लिए, या अब हम प्राइम मिनिस्टर का नाम, हम प्राइम, तो फिर आपस में ये कोई कहेगा, ममता को पूछेगा या शरद पवार को पूछेगा कि कांग्रेस है डिसाइड, कांग्रेस इज गोइंग टू अनाउंस द पीएम्स नेम। उन्होंने कहा कि वो करने दो भैया, कांग्रेस अपने बलबूते पे करेगी, हो सकता है कांग्रेस को 300 सीटें आ जाए। अभी तो कोई हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर शरद पवार का वक्तव्य छपने, लोग कहेंगे शरद पवार नाराज है, शरद पवार नाराज है, उधर ममता कुछ कहेगी, उधर ये होगा, ओ इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया। ये नरेशन डेवलप करने के लिए बीजेपी अक्सर ये मामला उछालती रहती कि इनका प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार कौन, इनके पास उम्मीदवार कौन। उम्मीदवार तो तब भी नहीं था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन 10 साल के लिए एक देश को प्राइम मिनिस्टर दिया ना, जिसने पूरी देश की आर्थिक नीति बदल दी। तो कुल मिलाकर जयराम रमेश के स्टेटमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जो
और वानखेड़े जी, ये बात भी है कि चुनाव, जो हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि चुनाव अगर निष्पक्ष होता है, पारदर्शी तरीके से होता है, जबकि चुनाव लगभग खत्म हो चुका है, एक चरण बचा हुआ है, तभी हम 4 जून के नतीजे में कुछ असर देखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस मामले को निपटाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम अब सुनवाई जो है, ये जो वोटर टर्नआउट डेटा है, इस पर सुनवाई जो है हम चुनाव के बाद करेंगे। तो कई तरह के सवाल जो है वो पैदा हो रहे हैं कि अचानक रियल टाइम डेटा है, वो बाद में इतनी बढ़ोतरी उसमें कैसे हो रही है। 1% की बढ़ोतरी में 1 सीट 2 सीट का घाटा हो सकता है, विपक्ष को बहुत हाँ, कुछ हो सकता है। 10% बढ़ा है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 10% बढ़ा है। और वो इशू है, मैंने इसलिए कहा कि कई इशू है। यहाँ विपक्ष बीजेपी से नहीं लड़ रहा है, यहाँ विपक्ष चुनाव आयोग से भी लड़ रहा है। चुनाव आयोग सत्ता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन चुका है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है नहीं है, उसकी शाख की लड़ाई तो बहुत बाद में, पहले तो लोकतंत्र की लड़ाई है ये, नहीं, जहां पर लोकतंत्र तो चुनाव आयोग भी देखिए, खड़ा नहीं। इस बार आपको क्या लगता है विपक्ष के साथ जनता क्यों खड़ी है? विपक्ष ने कौन सा एजेंडा दिया ऐसा? ये चुनाव पहली बार मैं जनता को मैं कवर करते हुए, इसके पहले हुआ होगा तो शायद हम तब बच्चे थे। ये चुनाव ने जनता ने अपने हाथ में ले लिया। बाय डिफॉल्ट विपक्ष इसका बेनिफिशियरी है। लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, लोग बकवास सुनना नहीं चाहते। अब तो संविधान भी खतरे में आ रहा है। जिस हिसाब से कह रहे कि हम संविधान, तो हर एक को रिजर्वेशन वालों को लगता है कि हमारा रिजर्व खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। जिस हिसाब से उलूल जुलूल ये बातें करते हैं, लोगों को लगता है इनके पास हिंदू मुसलमान करने की सिवा कुछ है नहीं, और वो भी एक टेंशन है। एक नैरेशन ये भी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि इस बार चुनाव जो है बहुत शांत है, उस तरीके का कुछ पता नहीं चल रहा। 2019 2014 के चुनाव में हमने देखा था। सिर्फ मोदी मैजिक की बात नहीं है, जनता आगे निकल के उस तरीके से वोट भी शायद नहीं कर रहे हैं। बूथ जो है कई जगह पर खाली पड़े हुए हैं, दिल्ली में देखे हमने। क्या एक अंडर करंट है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल रहा? साइलेंट वोटिंग हो रही है। साइलेंट वोटिंग हो रही है, जो वोटिंग हो रही है वो विपक्ष की हो रही है, मैं कह रहा हूँ। सत्ता पक्ष नरनाद, इसीलिए तो भोखलाट मची है। संघ की सब एक कोई लखनऊ में मीटिंग हुई अभी, ये सब बताने का प्रयास किया जा रहा है कि संघ हमारे साथ है। ये क्यों प्रयास हो रहे हैं? संघ की हमारी जरूरत नहीं है, संघ को कोई, अब हमको कोई जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों प्रधानमंत्री नागपुर में जाके रात भर रुके? ये सब किस लिए है मारामारी? इसलिए कि उनको लग रहा है कि बीजेपी के लोग ही बहुत ही नाउम्मीद है। और ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बीजेपी के लोगों को जो बीजेपी का एक चाल चरित्र चेहरा था वो कहीं दिखाई नहीं देता। बीजेपी की जनता, ये सरकार बीजेपी की चाहती है, मोदी की नहीं। मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी कहां है? पार्टी में नए नए लोग आ गए, वो टिकट ले रहे हैं। पुराने लोगों की कोई औकात नहीं, जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और सीनियर लोगों को उसके अंडर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो वर्कर्स के पास दिखाई दे रहा है निकलने के लिए। मतलब उस हिसाब से नरेंद्र मोदी के सामने दो चुनौती है। एक जनता के लिए है, जनता जो है वो लोकतंत्र की लड़ रहे हैं। दूसरा जो है वो कार्यकर्ता है, भाजपा के दिग्गज होंगे जो कहीं ना कहीं, मोदी जी ही सब कुछ है पार्टी में, मोदी जी ने अंदर से बीजेपी को खोखला कर दिया, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। दो लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने, और शायद वो लड़ रहे हैं इस चुनाव में। कई, देखिए मोदी जी इस बार कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। मोदी जी इस फ्रंट पे लड़ रहे हैं कि विपक्ष काबू में नहीं आ रहा है। मोदी जी इस फ्रंट पे रह रहे हैं कि पार्टी काबू में नहीं रह गई है, बहुत जगह विद्रोह है, लोग खुल के बोलते हैं। मोदी जी इसलिए परेशान है कि अमित शाह हाथ से निकल गए हैं, मनमानी तरीके से अपने काम कर रहे हैं, बदनामी बहुत हो रही है, कोर्ट बीच बीच में लताड़ते रहता है। इसी बीच में वो जो फ्रस्ट्रेशन है, यही तो कभी कभी मुसलमान को ले आते हैं, हिंदू को ले आते हैं, पाकिस्तान को ले आते हैं, मुजरे की बात करते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुजरा कर रहे हैं वो। तो ये तो जी बिलो द बेल्ट जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देशनीति के मंच पर आने के लिए। तो देखा आपने, जैसे वानखेड़े जी ने कहा कि इस बार लड़ाई जो है वो ना तो नरेंद्र मोदी के लिए आसान है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में पूरी तरीके से बटा हुआ है। एक गुट जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, जो नरेंद्र मोदी के आप कह सकते हैं कि तलवे चाटते हुए नजर आते हैं वैसे नेता हैं, और एक गुट ऐसा है जो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो भी जाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती भी है, तो वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठे। ऐसे में सिर्फ विपक्ष नहीं है, सिर्फ जनता नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए सामने चुनौती जो है वो उनकी अपनी पार्टी के कैडर हैं, उनकी अपनी पार्टी है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देशनीति के साथ बने रहें। ऐसे एनालिसिस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात कल। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।